और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है सुदर्शन रेड्डी, वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया गांधी नजर आ रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आज इंडिया गठबंधन की तरफ से उनके उम्मीदवार हैं वो नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन भरा था। उस वक्त भी जो तमाम नेता हैं उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के बड़े जो नेता हैं वो उनके साथ शामिल थे। और आज बी सुदर्शन जो नामांकन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति के लिए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उनके नामांकन के लिए पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जिसमें एनडीए के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन का नाम घोषित किया गया है, जो कि अपने नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद है, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और आज नामांकन का आखिरी दिन भी है और नामांकन के लिए पहुंचे हैं बी सुदर्शन। हालांकि इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि ये चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा, इसमें मुकाबला यहाँ पर कड़ा होगा और दोनों की तरफ से अपनी अपनी उम्मीदवारी में समर्थन में यहाँ पर जो सांसद हैं उनकी तरफ अपने पक्ष यहाँ पर रखे जा रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि एनडीए को पूरी उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नंबर्स उनके साथ हैं और कोई दिक्कत यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को नहीं होगी। लेकिन मुकाबले में बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया है। ये जो है वो पूर्व में जज रहे हैं और वकालत से जुड़े रहे हैं, इस तरह का इनका अनुभव रहा है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो राजनीति से जुड़े रहे हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन यहाँ पर इस बार होने वाला है और नामांकन दाखिल करने के लिए अब जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 9 सितंबर को चुनाव होना है उपराष्ट्रपति पद का और आज आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का और सुदर्शन रेड्डी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे थे और तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, प्रधानमंत्री से लेकर जो तमाम पार्टियां थी एनडीए के साथ जो मौजूद हैं वो भी इस नामांकन में पहुंचे थे। प्रशांत हमारे साथ जुड़ा है हमारे सहयोगी। प्रशांत, अब इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में समीकरण क्या कहते हैं? क्या कोई मुकाबले की संभावना यहाँ पर नजर आती है? नहीं, देखिए ताबिश, आप जानते हैं कि इस चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट करते हैं, तो संख्या बल जाहिर तौर पर एनडीए के उम्मीदवार जो राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन, उनके पक्ष में है। लेकिन जैसा होता है आप देखिए ये 17वां उपराष्ट्रपति का चुनाव है और पिछले जो 16 चुनाव हुए हैं उसमें 14 बार ऐसा हुआ है कि चुनाव हुए हैं। हालांकि हर बार ये पता रहता आमतौर पर कि संख्या बल किसके पक्ष में है और कौन जीतने वाला है। हमेशा जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार रहा है उसी की जीत हमेशा उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुई है। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक दो बार कभी कभी उलट पुलट जरूर हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो सत्ता दल का उम्मीदवार रहा है उसी के पक्ष में संख्या बल रहा है। लेकिन फिर भी जैसा मैं कल सुदर्शन रेड्डी से बात कर रहा था, मैंने उनका छोटा सा इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है, संख्या बल भले ही कम हो, लेकिन वो उनका भी ये दावा था कि जो इंडिया गठबंधन का ये पिछले कई महीनों से कहते आ रहा है कि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो उसी की एक जर्नी है, उसी में एक ये अगला पड़ाव है और वो लड़ाई करेंगे। और उन्होंने अपील भी की सभी दलों के सांसदों से, एनडीए के सांसदों से भी, कि वो अपने हिसाब से उचित उम्मीदवार जो लगे उनको उसको वोट करें। लेकिन जाहिर तौर पर संख्या बल तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के ही पक्ष में है। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर हम देखें तो दक्षिण बनाम दक्षिण का मुकाबला है। क्या संकेत देने का प्रयास विपक्ष की तरफ से यहां पर इस बार किया जा रहा है? देखिए ताबिश, आपको याद होगा जब सीपी राधाकृष्णन का नाम एनडीए की तरफ से अनाउंस किया गया, उसके बाद ये बड़ी चर्चा चलने लगी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी किसी तमिलनाडु के ही उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। और सबसे आगे उसमें एम अन्नादुराई, एक इसरो के पूर्व साइंटिस्ट हैं,
उनका नाम आगे चल रहा था, तिरुचि शिवा का भी नाम आया। तो कोशिश ये थी, चूंकि डीएमके चाहता था कि राज्य में, चूंकि अगले साल वहां पर चुनाव है, तो उसके लिए कोई धर्म संकट की स्थिति न पैदा हो, क्योंकि अगर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार तमिलनाडु का होगा तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो किसे वोट करे, क्योंकि उसका असर हो सकता है आने जो अगले साल अब से 7-8 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उस पर उसका असर पड़े। लेकिन बाकी दलों की राय थी, खासकर तृणमूल कांग्रेस की, कि केवल इसलिए क्योंकि एनडीए ने तमिलनाडु का उम्मीदवार दिया है तो इंडिया ब्लॉक को भी तमिलनाडु का उम्मीदवार नहीं देना चाहिए, अन्यथा लगेगा कि ये रिएक्शन में काम कर रहा है इंडिया ब्लॉक। इसलिए तेलंगाना से आने वाले सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। कोशिश यही है कि साउथ वर्सेस साउथ ही ये चुनाव दिखाया जाए, ये लड़ाई दिखाया जाए। इंडिया ब्लॉक की यही कोशिश है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सुदर्शन रेड्डी से कल जब मैंने बात किया, उन्होंने साफ इनकार किया कि इसको इस तरह का नैरेटिव आप लोग न चलाएं कि ये साउथ बनाम साउथ की लड़ाई है या तमिलनाडु बनाम तेलंगाना की लड़ाई। जी प्रशांत, लास्ट समय तक कहीं ना कहीं नाम को लेकर एक असमंजस था कि किसका नाम इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जाता है। इस वक्त कौन कौन सी जो और पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की वो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सोनिया गांधी को, शरद पवार को हम देख रहे हैं, और कौन कौन इस वक्त मौजूद है उनके नामांकन में? नहीं, देखिए, हम लोगों को ये बताया गया और अभी अब तक तस्वीरें भी देख रही हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उसके अलावा इंडिया ब्लॉक के जितने संसद के जो दोनों सदनों में फ्लोर लीडर हैं, जो अपने अपने दलों के नेता हैं दोनों सदनों में, वो उन सबों को इसमें आमंत्रित किया गया है और उनमें से सभी यहाँ पहुँचे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो नामांकन हो रहा है इसमें 4 सेट नामांकन के 4 सेट दाखिल किए जा रहे हैं। कल भी सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में 4 सेट दाखिल किए गए थे और जो मुख्य प्रस्तावक हैं बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वो सोनिया गांधी हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 सेट है उसमें इंडिया ब्लॉक के बाकी अलग अलग नेताओं को मुख्य प्रस्तावक बनाया गया है। तो 4 सेट नॉमिनेशन के दाखिल किए जा रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से भी, और अब से कुछ देर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अच्छा प्रशांत, ये बात भी एक यहाँ पर है कि बीजेपी ने जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया तब उसमें इसको इस तरह से भी देखा गया कि शायद डीएमके थोड़ा कश्मकश में इससे आ जाए और जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं वो क्या चंद्रबाबू नायडू या आंध्र की सियासत पर उससे कोई असर डालें, क्या इसको इस तरह से भी यहाँ पर देखा जा रहा है? क्योंकि विपक्ष भी जाहिर तौर पर चाहता है कि एक विपक्षी एकता भी इस चुनाव के जरिए यहाँ पर दिखे। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब ये बात तबिश जो मैं अभी कह रहा था कुछ देर पहले, जब ये बात तय हो गई कि अन्नादुरई का नाम या तमिलनाडु से आने वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं प्रपोज किया जाएगा इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तब ये बात हुई कि जिस तरीके से डीएमके के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम से धर्म संकट की स्थिति थोड़ी पैदा हो गई, तो क्यों ना एनडीए के लिए भी इस तरह की स्थिति पैदा की जाए। और इसलिए कई दलों की तरफ से इंडिया ब्लॉक के ये नाम आया कि तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के किसी व्यक्ति का नाम आगे किया जाए, और तब बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आ गया है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये साफ कर दूं कि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम आने की तुरंत ही बाद उसी दिन चाहे आंध्र प्रदेश, चूंकि बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से आते हैं, जो टीडीपी है उसका मुख्य आधार आंध्र प्रदेश में है, वहीं के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तो टीडीपी ने भी साफ कर दिया है। और तेलंगाना से जो आने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो बीआरएस हो या वाईएसआर कांग्रेस हो, आंध्र प्रदेश से जो आती है पार्टी, उन तीनों ने ही, खासकर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी ने तो ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके पक्ष में ही वोट डालेंगे। बीआरएस का कहना है कि उन्होंने अभी तय नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है अंत तक आते आते आप ये जरूर देखेंगे कि या तो वो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन डालेंगे या हो सकता है वो एब्सटेन कर जाएं, मतदान में भाग ही नहीं ले। इसलिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो 3 वहाँ की जो पार्टियां हैं उन सब ने अपना अपना रुख तय कर दिया है। वो सभी या तो एनडीए के साथ आएंगे या नहीं तो मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रशांत, वैसे जैसे कि आपने यहाँ पर बताया, उपराष्ट्रपति चुनाव में काफी हद तक ये तय होता है कि किसको कितना समर्थन यहाँ पर हासिल है, लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष की नजर इस बात पर भी होगी कि पिछली बार के चुनाव से क्या जो इनको समर्थन है वो कम ज्यादा भी अगर हो जाए तो उस पर भी यहाँ पर सियासत हो जाएगी? क्योंकि जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, क्या उतने इस बार इनको मिलने की संभावना जताई जा रही है?
नहीं देखिए ताबिश, इसमें जैसा मैंने कहा ये सारा कुछ संख्या बल का मामला है और इस पर आप जानते हैं कि लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद जीत के आए हैं। इसका मतलब 63 सांसद 2019 के मुकाबले कम हैं। हालांकि राज्यसभा में कुछ सीटों की संख्या जरूर बीजेपी की भी बढ़ी है और जो एनडीए के जो बाकी पार्टियां हैं उनके भी सांसदों की संख्या बढ़ी है, लेकिन लोकसभा में जो सांसदों की संख्या घटी है, ये मामला बिल्कुल आप कागज पर देख सकते हैं ताबिश कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इंडिया ब्लॉक की पार्टी है, जो एनडीए की पार्टियां हैं, उनके कितने कितने संख्या बल हैं। तो उस हिसाब से करीब 50 से 60 संख्या का अंतर है। 50-60 सांसदों की संख्या ज़्यादा है एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा, ये अभी अर्ली डेज है। अभी आने वाले दिनों में दोनों उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर जाएंगे और हो सकता है आप कुछ पार्टियों को देखेंगे कि वो या तो एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में आएंगे आगे, जो अभी कंफ्यूज हैं या जो अभी तय नहीं कर पाए हैं, और कुछ सांसद हो सकता है या कुछ पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में आए। तो अंतिम संख्या इसे नहीं कह सकते हैं। और डीएमके, मैं ये भी बता दूं आपको कि डीएमके की तरफ से अभी कोई अंतिम फैसला हुआ है, इस पर भी अभी इसको मान लेना अभी 9 सितंबर को पता चल पाएगा कि किसके पक्ष में कितने नंबर गए हैं। प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।